जोहार। जोहार। जोहार दादा। जोहार नेहा जी। दादा आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि इस चुभती हुई गर्मी ने सबका हाल बेहाल करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा आम लोग तो अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई बंधु दिन भर इस चुभती हुई गर्मी में काम करते हैं। और चुभती हुई गर्मी में काम करने के बाद जब वो घर जाते हैं तो वो अपने खेतों से जुड़ी ढेर सारी समस्याओं से जूझते हुए रहते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि किस तरह से हम अपनी फसल को उपजाऊ बनाएं, जो मार्केट में इसका मूल्य जो है उन्हें अच्छा मिले। एकदम तो सही दादा बात कर रहे हैं। इन्हीं ढेर सारी बातों का निदान पाने के लिए, समस्याओं का निदान पाने के लिए और ढेर सारी जानकारियों के साथ हम मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाई बंधु आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा जी, हमने तो किसान भाइयों का स्वागत कर लिया, तो चलते हैं हम लोग जानते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को, और जानते हैं मौसम का हाल चाल, और जानते हैं मंडी का भाव। तो देखते हैं किसान भाइयों, हम लोग कृषि समाचार, और कृषि समाचार से हम लोग इन तमाम खबरों को जानते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में गोकुल ग्राम विकास योजना द्वारा दुग्ध व्यवसाय का किया जा रहा है विकास। गर्मा मूंग और सब्जियों की फसल से बढ़ती है भूमि की उर्वरा शक्ति। फसलों की कटाई सुविधाजनक तरीके से करता है वैभव हसिया। राज्य में गौपालन और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों के विकास के लिए पशुपालन विभाग के गव्य निदेशालय झारखंड द्वारा राज्य में गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादित दूध को उचित मूल्य में बेचने के लिए सुविधाओं का विकास किया जाता है। गोकुल ग्राम विकास योजना गव्य विकास निदेशालय की ओर से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालक दुग्ध उत्पादन को रोजगार स्वरूप अपना सके, इसके लिए 5 से 7 गांवों के पशुपालकों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है और इनके उत्पादित दूध को उचित दामों में बेचने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। किसान जो भी फसल लगाते हैं वो चाहते हैं कि उपज ज्यादा से ज्यादा हो और उनकी सारी मेहनत इसी दिशा में होती है। आने वाले खरीफ में बेहतर उत्पादन प्राप्ति के लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं कि अभी गर्मी में गर्मा मूंग और अन्य सब्जियों की फसल जरूर लें। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जो खरीफ में लगाई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। जो किसान अधिकतर रबी में और खरीफ में जो अन्न की खेती करते हैं, उनसे आग्रह है कि जहाँ कहीं भी अब पानी की सुविधा, थोड़ी भी पानी की सुविधा है, वो वहाँ पे अपनी सब्जी के साथ साथ कुछ दलहनी फसल जैसे कि गर्मा मूंग की खेती अवश्य करें, जिससे कि पौधे उसके कारण उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ सके। लत्तीदार सब्जियों में जो किसान झींगी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनुशंसित प्रभेद है पूसा, नसदार, सतपुतिया और जयपुरी। इन किस्मों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। बैगन की फसल लगाए हुए किसानों को अपने खेत में जाने पर खुजली महसूस होती हो तो संभवतः उनकी फसल में लाल मकड़ी कीट का प्रकोप हो सकता है। ये कीट सूक्ष्म लाल रंग के अष्टपदी जीव होते हैं और फसल की पत्तियों, कोमल डंठलों और फूलों पर काफी संख्या में दिखाई देते हैं। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्रभावित होती हैं। आइए जानते हैं लाल मकड़ी के नियंत्रण के उपाय। किसान बंधु, अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो अभी गर्मी में आपका पत्ते के निचली सतह पे लाल रंग की मकड़ी आ जाती है, और इसके बचने के लिए आप ओमाइट नाम की एक दवा आती है, वो 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में डाल के आप स्प्रे कीजिए। ये 7-7 दिन के अंतराल पर स्प्रे करने पे आपका लाल मकड़ी का प्रकोप खत्म हो जाएगा। फसलों के तैयार होने के बाद सबसे प्रमुख कार्य होता है उसकी कटाई का। फसलों की कटाई कार्य को सुगम तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है वैभव हसिया।
ये है वैभव हसिया। वैभव हसिया फसलों की कटाई कार्य को सुगम बनाता है। हसिये में लगा हैंडल लकड़ी का बना होता है और अपने खास बनावट की वजह से पकड़ने में सहज होता है और कटाई करते वक्त अंगुलियां जमीन से रगड़ नहीं खाती। इस वजह से कटाई कार्य आसानी से और तेज गति से होता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। हमेशा अव्वल होना बचपन से इनकी आदतों में शुमार था, तो खेती किसानी के कार्यों में ये कैसे पीछे रहते। कृषि जगत की तमाम उपलब्धियां और नई तकनीकों को सीखकर अपने कृषि कार्यों में शामिल करके बेहतर फसल लेते हैं। इनका मानना है कि कृषि जगत के लोगों को भी जमाने के साथ मिलकर चलना होगा। जब से होश संभाले हैं, मतलब बाप दादा करते आ रहे हैं, तो उन्हीं से देखते देखते आ रहे हैं। अब अभी हम लोग युवा हो गए हैं, तो अब पूरी तरह से खेती में जुड़े हुए हैं। खेती करने से सर लाभ है, पूरा लाभ है। आज के डेट में इस बढ़ती जनसंख्या और महंगाई के ये में खेती करने से जो भी है, हर कोई को खेती मतलब खाना है, ज़रूरत है, तो खेती से पूरा लाभ है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियां खाद्यान्नों के मामले में पिछले सप्ताह की तुलना में तेज रही। खासकर दलहनी अनाजों में ये तेजी देखने को मिली। वहीं चीनी के मूल्यों में आंशिक नरमी आई है। वहीं सब्जी मंडियों में भी तेजी का रुख है। आइए डालते हैं राज्य के प्रमुख मंडियों में कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1650 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो दादा, कृषि समाचार में तो आपने मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी ढेर सारी चीज़ों को भी हमने बता दिया। बिल्कुल। तो दादा, आज हम बात करने वाले हैं गर्मा मूंग की खेती के बारे में। किसान भाइयों को हम ढेर सारी जानकारी देंगे, लेकिन इस जानकारी से पहले हम लेते हैं छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद किसान भाइयों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दादा, हम बात कर रहे हैं गर्मा मूंग की खेती के बारे में। और दादा, गर्मा मूंग की खेती
ये कैसे किसान भाई बंधु करे हाँ। और किस तरह से अपने फसल को उपजाऊ बनाएं, ये सारी ढेर सारी जानकारियाँ आज हमारे देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सनीग्रहे जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है और आज हमने आपके लिए विषय चुना है गर्मा मूंग की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पीके सनीग्रही। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है गर्मा मूंग की खेती, तो इसके लिए सही समय कब होती है और इसके लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कब करेंगे? सबसे पहले तो किसान भाई जब गर्मा मौसम में आप मूंग का खेती करते हैं, सबसे ये उपयुक्त समय है, आपको 15 अप्रैल तक इसका बुआई हो जाना चाहिए। उसमें मूलतः ये ध्यान देना चाहिए किसान भाई को कम से कम एक पानी उपलब्ध हो, जिससे उनको एक सिंचाई आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं गर्मा मूंग का जो भी हम लोग खेती करते हैं उसमें बहुत ही कम दिन में करीब 60 से 70 दिन का अंदर में ये फसल तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो जैसे ही आपका गेहूं का कटाई हो जाता है उसका तुरंत बाद आप खेत का तैयारी कर ले। उसमें ये ध्यान देने का ये बात होना चाहिए, जब खेत में देखना चाहिए उस टाइम बुआई का समय पर्याप्त नमी है और नहीं है। नमी नहीं होगा तो आपको एक पटवान दे के उसको खेत का जुताई करे। उसके बाद तुरंत उस खेत में मूंग का बीज, उसके लिए एक ही प्रभेद उपलब्ध है जो गर्मा मौसम में होता है, वो प्रभेद है ASML 688। ये गर्मा के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए उसमें उसका बुआई करना चाहिए। इसमें किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए, जैसे खेत तैयार हो जाता है उसमें जो उर्वरक मात्रा का प्रयोग करना है, उसमें किसान भाई को 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फॉस्फोरस, 25 केजी पोटास एवं 20 केजी सल्फर का प्रयोग करना है। ये फसल बहुत ही कम दिन का है, इसलिए खेत जिस समय तैयार कीजिएगा उसी समय समूचा मात्रा जो हम खाद प्रयोग करते हैं वो समूचा मात्रा खेत में प्रयोग करके इसका बुआई कर देते हैं। बुआई के लिए आपको 1 हेक्टर एरिया के लिए 30 केजी सीड प्रति हेक्टर का दर से आपको लगाना है, ये ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका अंकुरण हो जाता है उसमें गर्मी का दिन में ऐसे ही खरपतवार का प्रकोप थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा हो सके तो एक बार निकालने गुड़ोनी कर देना है जब उसमें पाती निकालना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा ये ध्यान देना है, इसमें हमेशा ये देखना पड़ता है, इसलिए गर्मा मूंग का जब खेती करते हैं उसमें कभी कभी सही ढंग से बीज उपलब्ध नहीं होने का कारण इसमें येलो मोजाइक बोल के एक बीमारी आता है। जैसे 1-2 पौधा येलो मोजाइक में ग्रोसित दिखाई पड़ता है उसको तुरंत उखाड़ करके आपको फेंक देना चाहिए। उसका बाद जैसे आपका देखिएगा खेत में नमी का आवश्यकता पड़ेगा उस टाइम एक पटवान देने का ज़रूरत पड़ेगा। वो मोटा मोटी आपको 20 से 25 दिन का अंदर में एक पटवान दे देना है, इसलिए कि ये जो फसल है 60 दिन का अंदर में तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे ही फसल आपका तैयार हो जाता है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं मूंग ऐसा एक फसल है एक बार पक के तैयार नहीं होता है, इसलिए उसका फली जब पकता है उसको देख के तोड़ाई करना पड़ता है। कम से कम एक खेत में 3 बार उसका फसल का तोड़ाई करना पड़ेगा। उसका बाद उसका अच्छा से सुखा के किसान भाई अपना उसका बीज को अच्छा से निकाल कर उसको माने अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टर खेत से करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर का दर से ये उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को बताएं कि फसल संरक्षण वो किस प्रकार करेंगे? जो मूंग का फसल है ये एक दलहनी फसल है, इसलिए इसमें जब आपका भंडारण में इसका कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सुरक्षित ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं आजकल बहुत तरह का जो सीड बीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक क्विनालोफास बोल के एक टैबलेट आता है, उसमें प्रति क्विंटल का दर से 1 टैबलेट दे देने से किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप नहीं हो पाता है। इसलिए लेकिन इसमें किसान भाई को एक ध्यान देने का बात ये ज़रूरी है, जब भी आप कोई भी माने फसल संरक्षण के लिए कोई भी दवाई का प्रयोग करें वो एयर टाइट होना चाहिए।
इसलिए हम लोग जो भी टैबलेट का प्रयोग करते हैं, जैसे हम फसल में उसमें डालते हैं दाना का अंदर में, वो माने एवापोरेशन मतलब बाष्पीय रूप ले लेता है। इसलिए वो बाष्पीय जो है वो बीज का अंदर में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए, जिससे किसी तरह का जो भी कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप होगा वो तुरंत वहीं मर जाएगा। इसमें आपका जो भी अनाज आपका होगा वो सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो गर्मा मूंग की खेती करते हैं तो कभी कभी वो देखते हैं कि उनके खेतों में फसल तैयार है लेकिन उसमें दाने नहीं आए, तो इसका प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? जो भी हम प्रभेद गर्मा में लगाते हैं वो जो हम बताया है पहले SML 688 जो प्रभेद है उसी का चुनाव करें। नहीं तो क्या होता है, बाज़ार में जो खरीफ वाला समय का जो मूंग हम लोग लगाते हैं उसी प्रभेद को हम लोग गर्मा में लगाते हैं, उसमें क्या होता है, उसका ग्रोथ माना उसका बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन आवश्यक रंग से उसका फल ही नहीं आता है। इसके अलावा और एक ध्यान देना चाहिए, उसमें जो खाद का मात्रा बताया गया है उसका भी प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी देखा जाता है मूंग में पौधा का बढ़ोतरी इतना ज़्यादा हो जाता है उसमें किसी तरह का फल नहीं आता है, जिसमें उपज में अंतर आ जाता है। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहते हैं कि गर्मा मूंग की खेती करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके? उसमें जो किसान भाई को एक पानी उपलब्ध है वो आराम से गर्मा मूंग का खेती कर सकते हैं, इसलिए कि ये एक ऐसा फसल है करीब 60 से 70 दिन का अंदर में तैयार हो जाता है। ये बहुत कम समय में होता है, इसलिए हम सभी किसान भाइयों से आग्रह होगा जिसका पास एक पानी उपलब्ध है अपना खेत में गर्मा मूंग का जरूर खेती करें। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा मूंग की खेती के बारे में। कम लागत में अधिक उपज इससे आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा और लगता है कि किसान भाइयों को भी ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में खास करके गर्मा मूंग की जो खेती करते हैं किसान भाई, वो कैसे करें, कौन कौन से तकनीक अपनाएं, कौन कौन से उपाय करें और मिट्टी का चयन कैसे करें, इन सभी बारे में उनको मालूम चल गया होगा और इससे ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाए होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। आगे की जानकारी क्या है नेहा जी? और दादा, आगे की जानकारी है सूर्यमुखी की खेती की संभावना हमारे झारखंड में कितनी है। ये जानकारी हम आज प्राप्त करने वाले हैं। ठीक कही। कहा कि सूर्यमुखी एक ऐसा फूल है, उससे जो बीजा होता है, ऐसे तो हमारे किसान भाई सरसों का तेल उपयोग करते हैं खाने में, उसके बाद और भी सारे तेल हैं जैसे कि करंज का तेल हुआ, जैसे कि और ढेर सारे पदार्थ हैं जिससे तेल उत्पादन करते हैं और उसके बाद अपना उपयोग करते हैं। तो क्यों ना हम लोग सूरजमुखी का तेल कैसे उसका बनाया जाता है और उसका खेती कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर परिमल कुमार सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री परिमल कुमार सिंह। ये हमें जानकारी देंगे सूरजमुखी की खेती के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। परिमल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। परिमल जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सूरजमुखी की खेती झारखंड में इसकी कितनी संभावनाएं हैं? सूरजमुखी खेती जो है झारखंड में अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते इसकी खेती की ओर किसानों का रुझान कम है। यदि इसकी खेती यदि करते हैं हमारे किसान भाई तो ये जो है काफ़ी तेलहनी फसल है और तेलहनी फसल जो है यहाँ झारखंड में इसकी खेती बहुत कम हो रही है और इसमें जो है कीमत जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी खासियत है यह सूरजमुखी की खेती करने से इसका जो है हृदय रोगी जो है इस तेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये जो है करीब 200 रुपये लीटर के हिसाब से यह बाज़ार में मिलता है। और ये जो है इसकी खेती करने से जो है इसकी संभावनाएं काफ़ी है। और यहाँ झारखंड में यदि इसकी प्रति ज़मीन में किसान भाई खेती करते हैं तो 4000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान को मिलता है। साथ ही साथ यदि इसको दूरी के हिसाब से यदि इसको लगाते हैं 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं तो इसके लिए भी जो है झारखंड सरकार की ओर से किसान को प्रोत्साहन राशि जो है करीब 1000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान का तो फसल होता ही है, साथ ही साथ जो है उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि इस खेती को यदि इसका बढ़ावा दिया जाए और यदि किसान इसकी ओर रुझान करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है।
ये तो हो गई रुझान की बात और इसके फ़ायदे की बात हो गई। अब परिमल जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सूरजमुखी की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें, साथ ही साथ खेत की तैयारी कैसे करें, और कि कौन कौन से ऐसे किस्म हैं जिसको लगाने से ज़्यादा उत्पादन ले सके। किसान भाई यहाँ जैसे खेत जो है जहाँ तक है इसके लिए ऊपरी ज़मीन हो तो अति उत्तम है, उसमें जहाँ तक है पर्याप्त सिंचाई की सुविधा रहनी चाहिए और इसके लिए खेत में करीब जो है 3-4 जुताई करनी चाहिए, उसके बाद पाटा दे देना चाहिए। इसके बाद जो है जुताई करने के पहले इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे इसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, तब जाकर इसका अंकुरण अच्छे ढंग से होगा। इसके बाद जो है 1 हेक्टेयर के लिए करीब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद देनी है। इसके बाद जो है खेत की तैयारी करेंगे और उसके बाद बीज को उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज उपचार यदि करते हैं तो इससे 75% बीमारी वहीं कंट्रोल हो जाता है। तो इसके बीज उपचार के लिए क्या है, 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम बेबिस्टिन दे करके उसमें बीज की मात्रा को दे करके उसको करीब जो है आधा घंटा पेड़ की छाया में रखते हैं। उसके बाद उस बीज को जो है 1 एकड़ के लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। 10 किलो बीज के लिए 20 लीटर पानी में करीब जो है 40 ग्राम बेबिस्टिन दे करके उसमें जो है बीज को उपचारित करके उसमें करीब आधा घंटा रखने के बाद उस बीज को उसी दिन बुआई कर देनी चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। और उसको जो है कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको लगा देना चाहिए। तो इससे है क्या, वो दूरी रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में जो उसमें खरपतवार नियंत्रण करने में भी अच्छा रहता है और उसमें उत्पादन भी अच्छा हुआ, कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। यदि इस तरह से हमारे किसान भाई यदि उसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा यह खेती के लिए। ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने लगाने के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को किस्मों का कौन कौन सा किस्म है, कौन कौन से अच्छे किस्म है जिसका चयन करें हमारे किसान भाई और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। ये गर्मा के लिए जो है इसके सूरजमुखी का जो प्रभेद है KBSH 44 है, MFSH 17, ये 2 प्रभेद ऐसा है जो कि काफ़ी उपयुक्त है और इसको यदि हमारे किसान भाई लगाते हैं तो इसमें उत्पादन बहुत ही अच्छा है इसमें जो है। और इसमें समयानुसार लगाएंगे तो उसमें जो है उत्पादन इसमें अच्छा है। परिमल जी, अभी आपने गर्मा शब्द का प्रयोग किया, तो गर्मा शब्द कहने का मतलब सूरजमुखी क्या गर्मी के दिनों में भी लगाया जा सकता है या जाड़े के दिनों में, या क्या सालों भर इसकी खेती की जा सकती है क्या? हाँ, सूरजमुखी की खेती आजकल सालों भर होती है। ये जो है बरसात में भी होती है, रबी में भी होती है, गर्मा में भी होती है, तीनों में। अभी जैसे है क्या, लोग सिंचाई की सुविधा नहीं रहने की वजह से इसको कम लगाते हैं और इसके साथ जिनके यहाँ सिंचाई की सुविधा है तो इसको यदि चाहें तो वो मिक्स क्रॉप के रूप में इसके साथ जो हुआ मिर्चा भी लगा सकते हैं और इसके साथ उनको दुगनी आमदनी होगी। और मिश्रित फसल लगाने से जो है यह मूंगफली या सूरजमुखी जो है यह ऊपर हो जाता है और मिर्चा नीचे रहता है और इसके साथ इसमें कीड़ा का भी प्रकोप कम होता है। और इसमें जो है एक तो मिर्चा भी हो गया और इधर सूरजमुखी भी हो जाता है जो है जी। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हमारे किसान भाई अच्छे अच्छे किस्मों का चयन कर चुके, जब खेत में लगाएं तो उस वक्त कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें? इसमें जो है खेत की जो अंतिम जुताई के समय में इसके लिए जो उर्वरक की मात्रा होती है, एक तो पहले 50 क्विंटल जो है गोबर की खाद, वो तो खेत की अंतिम जुताई के समय पड़ जाता है। उसके बाद जो है इसके लिए 40 किलो यूरिया, 50 किलो DAP, 40 किलो पोटास और 25 किलो जो है सल्फर इसलिए दिया जाता है, उसमें जो है यूरिया की जो है करीब आधी मात्रा जो है खेत की जुताई के समय और 20 किलो जो है जिस समय इसकी सिंचाई की जाती है, करीब जो है पहली सिंचाई जो है करीब 30 दिन पर और दूसरा जो है 40 से 45 दिनों पर सिंचाई की जाती है। तो उस समय जो है वो दोनों समय में जो है यूरिया की जो आधी बची मात्रा को उसका प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी बढ़वार अच्छी हो और उसमें जो है उत्पादन अच्छा हो। और इसके लिए या जो है इसके लिए खेत को जो है समयानुसार उसमें जो है सिंचाई कर देना चाहिए। आपने बताया समय अनुसार खेत की सिंचाई करनी चाहिए, तो जैसा कि अभी गर्मी का समय आ रहा है, अगर हम गर्मा सूरजमुखी लगाए हैं तो सिंचाई कितने कितने दिनों पर दें और कितनी कितनी मात्रा में दें? ये गर्मा में जो है ऐसे रबी में तो कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मा में थोड़ा पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो पर भी इसमें यह देखना है, जैसे एक तो है पहला है 30 दिन में और दूसरा है
30 से 35 दिन और दूसरा है 45-50 दिन में। लेकिन इसमें एक चीज़ यह देखना है आवश्यकता अनुसार, क्योंकि यहाँ झारखंड में जो है पानी की काफ़ी कमी है और इसमें यह नहीं देखना है जो समय को, उसमें यह जब देखना है जब उसमें मॉइस्चर कम हो रहा है, नमी कम हो रहा है, वैसी परिस्थिति में जो है उसमें आवश्यकता को देखते हुए उसमें सिंचाई देना है। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सूरजमुखी में कौन कौन सी कीड़े मकोड़े लगते हैं और कौन कौन सी रोग व्याधियाँ लगती हैं और इसे कैसे हमारे किसान भाई निजात पा सकें। जहाँ तक तिलहन की फसल में है, इसमें कीड़े मकोड़े और कीट व्याधि नहीं के बराबर लगता है और इसमें यदि समयानुसार उसमें बीज उपचार यदि हो जाता है तो उसी से जो है उसका 75% बीमारी वहीं कंट्रोल हो जाता है। बाद बाकी रहता है 25% बीमारी, तो उसमें 3 प्रकार से लगता है, एक मिट्टी के द्वारा, दूसरा हवा के द्वारा और तीसरा पानी के द्वारा। तो मिट्टी के द्वारा जहाँ होता है उसमें जो संक्रमण होता है तो उसके लिए है क्या, जिस जगह कंपोस्ट है, जहाँ कि हम उसको 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं, तो उस जिस जगह कंपोस्ट का ढेर है तो उस जगह जो है गुड़ का घोल बना करके वहाँ दे देना चाहिए। जिससे है क्या, वहाँ पर से जैसे हम जो दीमक है वो कीट दीमक को उठाकर ले जाएगा। और इसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कोई कीट व्याधि नहीं आवे तो उसके लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे हम उसको खेत में नहीं आने दें, इसलिए उसको हम वहीं माने गड्ढे में ही उसका निराकरण कर लें जो है। तो इसके लिए वैसी परिस्थिति में जो है वो वहीं से उसका निदान हो जाएगा, तो हमारे खेत तक वो कीट व्याधि आएगा ही नहीं। और जहाँ तक है तिलहनी फसल में कीट व्याधि और उसमें सूरजमुखी में बहुत कम नहीं के बराबर ही होता है। परिमल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा, हमने किसान भाई बंधुओं को तो ढेर सारी जानकारियाँ दे दी, अब समय समाप्त होने चला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जाने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास हमारे इस कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव हो या फिर कोई खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की कोई समस्या हो तो उसे ज़रूर से ज़रूर हमें लिख भेजिए। और लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और इसे लाभ उठाते रहें। और दादा, ये वादा करते हुए किसान भाइयों से हम अगले अंक में ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर से मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।